हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मित्रा। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्विक सैंड की, जिसमें हम बात करेंगे कि क्विक सैंड कंडीशंस क्या होती है सॉइल के अंदर। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए क्विक सैंड कंडीशंस जो होती है इसको अपवार्ड सीपेज में ये जनरेट होती है। किसमें होती है? एक कंडीशंस होती है, यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन। सर कंडीशंस क्या है कि जो अपवार्ड सीपेज, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? ये कंडीशन कब होती है? अपवार्ड सीपेज में। जब ऊपर की तरफ सीपेज होती है, अपवार्ड की तरफ ऊपर की साइड, तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे क्विक सैंड कंडीशन बनती है। चलिए जैसे समझते हैं कैसे, क्या मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए कि ये सॉइल मास है, ठीक है, इसमें हमने सॉइल्स को फिल किया। अब हमने क्या कहा, यहाँ से वाटर को इस तरीके से फिल किया कि वाटर क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया। यानी इस वाटर को अगर हम बात करें तो इसको सबमर्ज्ड वेट बोलेंगे, सबमर्ज्ड वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बात करें कि एक सर नीचे से अपलिफ्ट कह सकते हैं या सीपेज काम करेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? अपलिफ्ट या अपवार्ड सीपेज। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक अपवार्ड सीपेज काम करेगा। जाहिर सी बात है काम करेगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो प्रेशर काम ही करेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात करें कि हमने इस सॉइल मास के अंदर, मान लेते हैं सॉइल मास है, इस सॉइल मास के अंदर इतना पानी डाल दिया, इतना डाल दिया कि यहाँ पे लिक्विफेक्शन हो गया। मतलब सॉइल्स का क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, ये सारे लिक्विड है, लिक्विड इकट्ठा हो गए। हमने क्या कहा कि ये सॉइल मास है, इसमें हमने इस तरीके से इतना पानी डाल दिया कि इसके ऊपर क्या हो गया, वाटर का क्या हुआ, लेयर एक तैयार हो गया, लिक्विड हो गया। इसको हम बोलते हैं, अगर एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाता है तो इसको बोलते हैं लिक्विफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विफ्रैक्शन। ठीक है, लिक्विफ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक अपवार्ड की तरफ लगेगा प्रेशर, ठीक है, अपवार्ड सीपेज प्रेशर लगेगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका कहने का सेंस ये है कि जो हमारा टोटल वेट है, टोटल वेट है, वो किसके बराबर होगा? सीपेज प्रेशर के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, जितना ऊपर से लग रहा उतना नीचे से भी लगेगा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा। सर इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में तो आपने बताया था, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर के बारे में हमने बताया था। तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। क्विक सैंड कंडीशंस में, इन क्विक सैंड कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्विक सैंड कंडीशंस को हम बॉइलिंग सैंड कंडीशन भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, बॉइलिंग सैंड कंडीशंस भी कहते हैं। सर क्या कहा आपने? हमने ये कहा कि क्विक सैंड कंडीशंस जो होता है उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होते हैं। बॉइलिंग सैंड कंडीशंस इसी को बोलते हैं, या क्विक सैंड कंडीशंस बोल दो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब अगर बात करें कि सर ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं कि सर आपने बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ क्या है कि सर आपने ये कहा कि सॉइल मास है, ये क्या है? सॉइल मास है। मान लेते हैं कि यहाँ से डाउनवर्ड प्रेशर है, यहाँ से अपवर्ड सीपेज प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं इसका हाइट होगा जहाँ पे ये काम एक्ट कर रहा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि जेड हाइट है, ये जेड हाइट है, स्मॉल जेड हाइट पे ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर्स काम कर रहे हैं, इनके बीच में काम कर रहा है, यानी डाउनवर्ड अपवर्ड। अब हमने ये कहा कि इनको अगर बात करें कि जेड इंटू गामा, यानी इनका जो वेट है, ध्यान से समझेंगे, जेड इंटू गामा डैश माइनस जो इसकी आई इंटू गामा W1 इंटू जेड बराबर कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है सर कि जेड से जेड तो कटेगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आई यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई क्या था? आई था हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, गामा W अपन गामा W1 हो जाएगा, गामा W अपन गामा W1 हो जाएगा, इसके बराबर आ गया। ठीक है,
ये हमारे पास कंडीशंस बन गई। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या गामा डैश जो है इसको सबमर्ज यूनिट वेट भी बोल सकते हैं, गामा सबमर्ज इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर आया है, गामा सबमर्ज अपॉन गामा W1 के, ठीक है, गामा W1 या गामा W बोल सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब अगर बात करें यहाँ पे तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि सर जो IC है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, तो आप जानते हैं कि गामा डैश अपॉन गामा W इसको कर लेते हैं, W बराबर G-1 अपॉन 1 प्लस E बराबर IC। क्या आपने IC बराबर G-1 अपॉन 1 प्लस E नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि G क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, जनरली 2.7 लेके चलते हैं। और जो वाइड रेशियो है ये क्या है, ई क्या है, वाइड रेशियो। आईसी क्या है, आईसी क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है। आईसी क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी सॉइल है, जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से कौन से फॉर्मूले को लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है कि जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी, तो इसके लिए अगर बात करें यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी है, ध्यान से समझेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी जी है वो फाइन सैंड के लिए, फाइन ग्रेन सिल्ट एंड सैंड के लिए कितनी होती है। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि फाइन ग्रेन सिल्ट एंड सैंड के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 से 2.7 के बीच में हम लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर दिया हुआ है कोई इक्वेशन में न्यूमेरिकल वगैरह दिए गए हैं तो वहाँ पे ये इसके बीच में वैल्यू दी, अगर नहीं दिया रहेगा तो लेना पड़ेगा, या जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेके सॉल्यूशंस कर लेंगे। और जो वाइड रेशियो है, ये क्या है, वाइड रेशियो, वाइड रेशियो की वैल्यू हम 0.6 से 0.7 के बीच में कंसीडर करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइड रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई से ई इज इक्वल टू 0.6 से 0.7 के बीच में होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे अब आपको लग रहा होगा कि सर जो आपने अभी बताया तो इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराता हूँ, एक प्रॉब्लम है, जैसा मान लेते हैं एक क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बुक्स की नहीं है, ये मैं अपने से बना रहा हूँ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इन सितु वाइड रेशियो ऑफ अ सॉइल डिपॉजिट, सॉइल डिपॉजिट आर, मान लेते हैं सॉइल डिपॉजिट हो रहा है 2.71 एंड 0.85 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, अब हमें यही फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हमें ये निकालना, क्या हमने कहा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इन सितु वाइड रेशियो ऑफ द सैंपल डिपॉजिट इज। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.71,
और ई कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.85 दिया हुआ है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला था, अभी जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया कि सर आपने कहा था कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो G-1/1 + E होता है। अब कितने कितने लोग कहेंगे कि सर आपने तो ये भी तो बताया था कि गामा डैश अपॉन गामा डब्लू, तो क्या यहाँ पे गामा सबमर्ज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। वाइड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। जब क्वेश्चंस में गामा सबमर्ज और गामा डब्लू दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब आई सी इज इक्वल टू जी कितना है 2.7 -1/1 प्लस ई कितना है 0.85, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2.71 -1, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 1.7, ठीक है, अपॉन इसको 2.7, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन के लिए ना इसको 0 कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 0.1, ठीक है, इसको 0.1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.7/1 + 85 ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है IC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें IC पता चल जाएगा, ठीक है, लगभग 0.9 के आसपास आएगा। ये वैल्यू 0.92 के समथिंग आएगी, ठीक है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारे पास कितना आ जाएगा 0.92 के समथिंग आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर में यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा भी गया है। अब यहाँ से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को तो कवर कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट हमारा यूनिट होने वाला है, अगर बात करें यूनिट 3 की, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उसमें हम लोग सॉइल कॉम्पैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉइल को कॉम्पैक्शन क्यों किया जाता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के टर्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग मिलने वाले हैं क्या यूनिट 3 के अंदर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि चलिए एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ कि कितना हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। देखिए, पहला यूनिट तो हम लोगों ने कवर कर लिया, दूसरा यूनिट भी हम लोगों का हो गया। देखिए, स्ट्रेस कंडीशंस की बात हुई थी जिसमें टोटल इफेक्टिव न्यूट्रल स्ट्रेसेस के बारे में बात की थी, रिलेशनशिप हमने बताया था, ठीक है, कि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर जो हमारा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर था। परमिबिलिटी के बारे में बात किया था, डार्सी लॉ क्या था, डी क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या थी, इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडीशन स्टेटिफाइड, सीपेज फ्लो नेट, सीपेज कैलकुलेशंस, फ्लो नेट एंड आइसोट्रोपिक। और इसके बाद फिर कैपिलरिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्विकसेंट कंडीशंस, फिर पाइपिंग क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सॉइल कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस, जिसमें सॉइल कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, वाटर कंटेंट, ड्राई यूनिट, वेट रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भी हमारा जो यूनिट होने वाला है दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। फिर इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं कुछ फील्ड कॉम्पैक्शन कंट्रोल पढ़ने वाले हैं, प्रॉक्टर नीडल मेथड, कुछ नीडल मेथड्स भी पढ़ेंगे जैसे कॉम्पैक्शन किया जाता है, कंसोलिडेशंस क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कंसोलिडेशंस कैसे होते हैं, टर्जा की वन डायमेंशनल थ्योरी क्या होती है, फिर कंसोलिडेशन नॉर्मल एंड ओवन कंसोलिडेटेड सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनने भी हैं प्रीवियस ईयर में और आएंगे भी डेफिनेटली। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का जो कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। बहुत ज़्यादा गेट में अगर आप एग्ज़ाम देंगे, गेट का हो चाहे उसके बाद ESC का हो या SSC JEE का हो या कोई AEN JEN का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ये नॉर्मली हर एक टीचर से भी आप सुनने को मिलता होगा। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि सर यूनिट फर्स्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि थर्ड आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सॉइल्स में आपको पहले थ्योरी तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे। तो आपको पहले क्या करना होगा कि थ्योरी को समझिए कि छोटे छोटे टर्म्स क्या होते हैं, देन आप फर्दर प्रोसीड करिए, न्यूमेरिकल अप्रोच करिए। जैसे वाइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है,
इसके अलावा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होते हैं, वाटर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट क्या होता है, परसेंटेज एयर कंटेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्लो में होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 3rd में, जिसमें हम सॉइल कंपैक्शंस एंड कंसोलिडेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।